नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यायावर साम्राज्य जो स्टैंडर्ड 11th के लिए एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक में एक चैप्टर है का ये फाइनल वीडियो देखेंगे। इसके पहले इस पाठ का और वीडियो बन चुका है। आज ये अंतिम वीडियो है, इसमें इस पाठ का समापन किया जाएगा। तो इस चैनल पे आपको स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक का एनसीईआरटी का हिस्ट्री अवेलेबल कराने का प्रयास हो रहा है, जिसके अंतर्गत स्टैंडर्ड 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है, 11th ही हो रहा है और इसके बाद 12 भी अपलोड किया जाएगा ताकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों को, जिनके लिए स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक का एनसीईआरटी का हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ये अवेलेबल कराया जा रहा है। तो एक ही चैनल पे एक ही जगह स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 12 तक का एनसीईआरटी का हिस्ट्री अवेलेबल है। तो आज आप इस पाठ को पढ़िए। गजन खान का भाषण, यायावर साम्राज्य जो मंगोल साम्राज्य कहा जाएगा, चंगेज खान का साम्राज्य, उसके विषय में यह पाठ है। तो आज इसका अंतिम वीडियो ये गजन खान का भाषण है, यह इसको हम लोग पढ़ेंगे। गजन खान 1295 से 1304 पहला इलखानी शासक था। वह पहला इलखानी शासक था जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। उसने अपना धर्म बदल लिया और इस्लाम को स्वीकार किया। उसने अपने मंगोल तुर्की यायावर सेनापतियों को निम्न भाषण दिया, जिसे संभवतः उसने उसके ईरानी वजीर रशीदुद्दीन ने लिखा था, जिसे मंत्री के पत्रों में शामिल किया गया था। मैं फारस के कृषक वर्ग के पक्ष में नहीं हूँ। यदि इन सबको लूटने का कोई उद्देश्य है तो ऐसा करने के लिए मेरे से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। चलो हम सब मिलकर उन्हें लूटते हैं। लेकिन अगर आप निश्चित रूप से भविष्य में अपने भोजन के लिए अनाज और भोज्य सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे आपके साथ कठोर होना पड़ेगा। आपको तर्क और बुद्धि से काम लेना सीखना होगा। यदि आप कृषकों का अपमान करेंगे, उनसे उनके बैल और अनाज के बीज छीन लेंगे और उनकी फसलों को कुचल डालेंगे, तो आप भविष्य में क्या करेंगे? एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग और एक विद्रोही कृषक वर्ग में अंतर समझना आवश्यक है। चंगेज खान के शासनकाल से ही मंगोलों ने विजित राज्यों से नागरिक प्रशासकों को अपने यहाँ भर्ती कर लिया था। इनको कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेज दिया जाता था, जैसे चीनी सचिवों का ईरान और ईरानी सचिवों का चीन में स्थानांतरण। इस तरह उन्होंने दूरस्थ राज्यों को संगठित करने में मदद की और इनकी पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण से वहाँ के स्थानबद्ध जनजीवन पर होने वाली खाना बदोशों की लूटमारों की धार कम हो गई। मंगोल शासकों का भी इन पर तब तक विश्वास बना रहता था जब तक ये प्रशासक अपने स्वामियों के लिए कर इकट्ठा करने की क्षमता बनाए रखते थे। इनमें से कुछ प्रशासक काफ़ी प्रभावशाली थे और अपने प्रभाव का उपयोग खानों पर भी कर पाते थे। उदाहरण के लिए 1230 के दौरान चीनी मंत्री ये लू चुत्साई ने ओगोदेई की लूटने वाली प्रवृत्ति को परिवर्तित कर दिया। जुवैनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती काल और उसके अंत में भी इसी तरह की भूमिका निभाई। वजीर रशीदुद्दीन ने गजन खान के लिए वह भाषण भी इसी समय तैयार किया था जो उसने अपने मंगोल देशवासियों के समक्ष दिया था, जिसमें उसने कृषक वर्ग को सताने की बजाय उनकी रक्षा करने की बात कही थी। स्थानबद्ध रूप से
रहने का दबाव मंगोल निवास स्थानों के नए क्षेत्रों में अधिक था। उन क्षेत्रों में जो यायावरों के मूल स्टेपी आवास से दूर थे। धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के मध्य तक भाइयों के बीच पिता द्वारा अर्जित धन को मिल बांटकर इस्तेमाल करने की बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने स्थान ले लिया और हर एक अपने उलूस, जिसका तात्पर्य अब क्षत्रिय यानी अधिकृत क्षेत्र का स्वामी हो गया, यह अंशतः उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का परिणाम था, जिसमें चंगेज खान के वंशजों के बीच महान पद के लिए तथा उत्कृष्ट चारागाही भूमि पाने के लिए होर होती थी। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए टोलई के वंशजों ने युवान और इलखानी वंशों की स्थापना की। जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया और रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया। चगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया, जिसे आजकल तुर्किस्तान कहा जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया चगताई के वंशज तथा रूस गोल्डन होर्ड के स्टेपी निवासियों में यायावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक चलीं। चंगेज खान के वंशजों का धीरे धीरे अलग होकर पृथक पृथक वंश समूहों में बंट जाने का तात्पर्य था कि उनका अपने पिछले परिवार से जुड़ी स्मृतियों और परंपराओं के सामंजस्य में बदलाव आना। स्पष्टतः यह सब एक कुल के सदस्यों में परस्पर प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप हुआ और इसी की एक शाखा टोलीद ने अपने पारिवारिक मतभेदों का वृत्तांत बड़े निपुणता से अपने संरक्षण में प्रस्तुत किए जा रहे इतिहासों में दिया। बहुत हद तक यह सब चीन और ईरान पर उनके नियंत्रण का और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में विद्वानों को अपने यहाँ भर्ती करने का परिणाम था। परिष्कृत रूप से कहा जा सकता है कि अतीत से अलग होने का मतलब पिछले शासकों की अपेक्षा प्रचलित शासकों के गुणों को अधिक लोकप्रिय करना था। तुलना की इस प्रक्रिया में स्वयं चंगेज खान को भी नहीं छोड़ा गया। इलखानी ईरान में 13वीं शताब्दी के आखिर में फारसी इतिहास वृत्त में महान खानों द्वारा की गई रक्त रंजित हत्याओं का विस्तृत वर्णन किया गया और मृतकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर दी गई है। उदाहरण के लिए एक चश्मदीद गवाह के इस विवरण के विरोध में बुखारा के किले की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे। एक इलखानी इतिहास वृत्त में यह विवरण दिया गया कि बुखारा के किले पर हुए आक्रमण में 30,000 सैनिक मारे गए। यद्यपि इलखानी विवरणों में अभी भी चंगेज खान की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन उनमें साथ ही तसल्ली बख्श यह कथन भी दिया जाने लगा कि समय बदल गया है और अब पहले जैसा खून खराबा समाप्त हो चुका था। चंगेज खान के वंशजों को विरासत में जो कुछ भी मिला वह महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। अब उन्हें एक स्थानबद्ध समाज में अपनी धाक जमानी थी। इस बदले हुए समय में वे वीरता की वह तस्वीर नहीं पेश कर सकते थे जिसे जैसी चंगेज खान ने की थी। डेविड आयरन के शोध के बाद यास पर हाल ही में हुए कार्य वह नियम संहिता, जिसके बारे में कहा जाता है कि चंगेज खान ने 1206 के किरिलताई में लागू की थी, उन जटिल विधियों का विस्तृत वर्णन करता है जो महान खान की स्मृति को बनाए रखने के लिए उसके उत्तराधिकारियों ने प्रयुक्त की थीं। अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास को यासाक लिखा जाता था, जिसका अर्थ था विधि, आज्ञप्ति व आदेश। वास्तव में जो थोड़ा बहुत विवरण यासाक के बारे में हमें मिला है, उसका संबंध
प्रशासनिक विनियमों से है, जैसे आखेट सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन। 13वीं शताब्दी के मध्य तक किसी तरह से मंगोलों ने यास शब्द का प्रयोग ज़्यादा सामान्य रूप से करना शुरू कर दिया। इसका मतलब था कि चंगेज खान की विधि संहिता यदि हम उसी समय से घटने वाली अन्य घटनाओं की ओर देखें तो शायद हम इस शब्द के अर्थ में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल एक एकीकृत जनसमूह के रूप में उभरकर सामने आए और उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले नहीं देखा गया। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया जिनके अपने अपने इतिहास, संस्कृतियां और नियम थे। हालांकि मंगोलों का अपने साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप से में वे अल्पसंख्यक ही थे। उनके लिए अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा का एकमात्र उपाय उस पवित्र नियम के अधिकार के दावे के जरिए हो सकता था जो उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। इस बात की पूरी संभावना है कि यास मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था, किंतु उसे चंगेज खान की विधि संहिता कहकर यास मंगोलों ने भी मूसा और सुलेमान की भांति अपने एक स्मृतिकार के होने का दावा किया जिसकी प्रामाणिक संहिता प्रजा पर लागू की जा सकती थी। यास मंगोलों को समान आस्था रखने वालों के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ। उसने चंगेज खान और उनके वंशजों से मंगोलों की निकटता को स्वीकार किया, यद्यपि मंगोलों ने भी काफी हद तक स्थानबद्ध जीवन प्रणाली के कुछ पहलुओं को अपना लिया था। फिर भी यास ने उनको अपनी कबीलाई पहचान बनाए रखने और अपने नियमों को उन पराजित लोगों पर लागू करने का आत्मविश्वास दिया। यास एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी। हो सकता है कि चंगेज खान ने ऐसी विधि की कोई योजना पहले से न बनाई हो, लेकिन वह निश्चित रूप से उसकी कल्पना शक्ति से प्रेरित था, जिसने विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में अहम भूमिका निभाई। तो यायावरी साम्राज्य का मतलब मंगोल राज्य का साम्राज्य, मंगोलिया का राज्य पूरे विश्व में था। ये जो मंगोलिया आज है वही वह धरती है, वह चरवाहों की भूमि और चरवाहों का राज्य शहरों पर हो गया। यही यायावर साम्राज्य में हमने देखा। यास के विषय में कुछ यहाँ है, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज खान ने वहाँ के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की, शिकायत की, उनकी निंदा की, आलोचना की। उसने उनको पापी कहा और चेतावनी दी कि इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप उनको अपना छिपा हुआ धन उसे देना पड़ेगा। यह वर्णन करने योग्य एक नाटकीय घटना थी जिसको लोगों ने लंबे समय तक याद रखा और उस पर चित्र बनाए उस पर। 16वीं शताब्दी के अंत में चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जूची का एक दूर का वंशज अब्दुल्लाह खान बुखारा के उसी उत्सव मैदान में गया। चंगेज खान के विपरीत अब्दुल्लाह खान वहां छुट्टी की नमाज अदा करने गया। उसके इतिहासकार हफीज तानिश ने अपने स्वामी की इस मुस्लिम धर्म परायणता का विवरण अपने इतिवृत्त में दिया और साथ में यह चौंका देने वाली टिप्पणी भी की कि वह चंगेज खान के यास के अनुसार था। चंगेज खान के यास नीति संहिता के हिसाब से था। निष्कर्ष: चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान। आज हम चंगेज खान को याद करते हैं और हमारी कल्पना में ऐसी तस्वीरें आती हैं जैसे कि एक विजेता नगरों को ध्वस्त करने वाला एक ऐसे व्यक्ति की जो हजारों लोगों की मृत्यु का
उत्तरदायी है। 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवासी स्टेपी के इन गिरोहों को भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। फिर भी मंगोलों के लिए चंगेज़ खान अब तक का सबसे महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलवाई, साथ ही उन्हें समृद्ध बनाया, एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया और व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया, जिनसे वेनिस की मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री आकृष्ट हुए। चंगेज़ खान के इन परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह से मिटा देता है। स्थानबद्ध पराजित लोगों की सोच से पढ़े कुछ दृष्टिकोण को पूरी तरह मिटा देता है। स्थानबद्ध पराजित लोगों की सोच से पढ़े कुछ देर के लिए 13वीं शताब्दी के छोटे से मंगोल अधिराज्य के बारे में सोचिए, जिसने विविध मतों और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों, आस्थाओं से संबंध रखने वाले थे। शामन, बौद्ध, ईसाई, अंततः इस्लाम, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने वैयक्तिक मत कभी नहीं थोपे। मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया। इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक था, जिसको अपने बहुविध संविधान का कोई भय नहीं था। यह उस समय के लिए एक असामान्य बात थी। इतिहासकार अब उन विधियों का अध्ययन करने में लगे हैं जिनके माध्यम से मंगोल अपने बाद में आने वाली शासन प्रणालियों, जैसे कि भारत में मुगल शासकों के अनुसरण के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सके। मंगोलों और किसी भी यायावर शासन प्रणाली से संबंधित जिस तरह के प्रलेख हैं, उनसे यह समझना बहुत असंभव है कि वह कौन सा ऐसा प्रेरणा स्रोत था जिसने साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदाय में बंटे हुए लोगों का एक परिसंघ बनाया। अंततः मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित हो गया, तथापि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर, जो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, ने अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वह चंगेज़ खान का वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की, तो अपने को चंगेज़ खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। आज दशकों के रूसी नियंत्रण के बाद मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उसने चंगेज़ खान को एक महान राष्ट्रनायक के रूप में लिया है, जिसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है, जिसकी उपलब्धियों का वर्णन गर्व के साथ किया जाता है। मंगोलिया के इतिहास में इस निर्णायक समय पर चंगेज़ खान एक बार फिर अब मंगोलों के लिए एक आराध्य व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसकी पूजा की जा सके, जो महान अतीत की स्मृतियों को जागृत कर राष्ट्र की पहचान बनाने की दिशा में शक्ति प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये यायावर साम्राज्य का ये वीडियो समाप्त हुआ। इसके बाद का वीडियो फिर आएगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।